नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार टिप्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ बाजार, निफ्टी 25,100 के करीब, बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 300 पॉइंट नीचे आया, मिड कैप में भी फ्लैट कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक क्यू नतीजों के बाद और मजबूत कमेंट्री से इटरनल में आज शानदार तेजी, स्टॉक लगभग 11% ऊपर। उधर लाइफ हाई पर पहुंचा, शेयर पहुंचा लाइफ हाई पर, वहीं स्विगी में भी आज 6% की तेजी। उधर एंजल वन और बीएससी में भी भरपूर जोश, साथ ही स्पॉटलाइट पर्सिस्टेंट मिड कैप आईटी में आज मजबूत। हाँ, रियल्टी और फार्मा में आज मुनाफा वसूली करीब 1% फिसले दोनों इंडेक्स। वहीं ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में भी नरमी। दूसरी ओर डिफेंस और कैपिटल गुड शेयरों में आज खरीदारी का मूड। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से 361 वैम का शेयर टूटा, करीब 6% गिरकर वायदा का टॉप यूजर बना। ब्लॉक डील के जरिए करीब 5% इक्विटी ने बदले हाथ। बीसी एशिया के हिस्सा बेचने की खबरें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए राजेश सातपुते जी और राजेश पालवी जी पिछले शो से मौजूद हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रल बोर्ड के नरेश जैन भी जुड़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज के वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे की मैनेजमेंट से। एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंगे से एक खास बातचीत होगी। मार्केट आउटलुक पर फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर होंगे और मंगलवार है इसलिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी मौजूद होंगे अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है हायर लेवल से। 82,294 पर सेंसेक्स, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है इसके लिए सेंसेक्स पहले मेंशन किया। निफ्टी 25,100 के करीब। मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग है आज, करीब 1/4% इंडेक्स नीचे। स्टॉक्स इन फोकस, इटर्नल टॉप गेनर 10% ऊपर अभी भी, एंजल वन 4%, इन्फो एज 4%, डालमिया भारत, पेटीएम, पीएनबी हाउसिंग, बीएससी, ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर रैली है। और नीचे जो स्टॉक्स हैं उनमें आरती इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलएनटी फाइनेंस, आईआरएफसी और वोल्टास। विरोफ जी, ये थी अब तक की छोटी सी समरी। अब आते हैं ट्रेड्स पर। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। राजेश सतपुते जी, राजेश पालवी जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, विकास सालुंके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। आप सभी को नमस्कार। नीलेश, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है तो थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। एक खरीदारी और बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है बिकवाली के लिए वो है एसआरएफ। एसआरएफ में लगातार पिछले 5 दिनों से हम एक गिरावट का दौर यहाँ पे देख रहे हैं, वीकनेस देखने को मिल रही है। डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वीक है। टेक्निकली काउंटर में वीकनेस और भी कंटिन्यू हो सकती है और एसआरएफ के फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह होगी। 3,040 और 3,000 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन के उच्चतम स्तर 3,150 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 3,040 और 3,000 के टारगेट होंगे, तो बिकवाली वाला ट्रेड होगा एसआरएफ का फ्यूचर। वहीं खरीदारी के लिए यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर आया है, एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टाइटन में। टाइटन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, जो कि फिलहाल 3400 के आसपास है। अब यहाँ से हम एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। 3500 और 3540 के टारगेट के लिए टाइटन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3405, 3405 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए अब विकास जी के पास आ जाए। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी इम्पोर्टेंट जो लेवल है 50 डीए में उसको रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस कुछ स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। पहले तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है करंट रेट पे, और मुझे लगता है यहाँ से 1170 के टारगेट के लिए ये अप्रोच कर सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना है और 10890 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो 1090 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है 1170 के टारगेट के लिए। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा पेटीएम। पेटीएम में जो 52 वीक हाई उसके आसपास अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 1100 के टारगेट यहाँ पे पेटीएम में इंटैक्ट रख सकते हैं, तो पेटीएम के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1020 के स्टॉप लॉस से 1100 के टारगेट। ओके, यहाँ पे पेटीएम 1045 पर आपका बाय कॉल। राजेश पालवी जी, आपके दो ट्रेड्स।
तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर हम देखें डेली सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे बनाया। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्री में हमें लगता है कि ये मोमेंटम 404 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 404 के टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 388। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है हिंडाल्को को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। हिंडाल्को अब यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है। 705 के टारगेट के लिए हिंडाल्को फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 676। ओके, सतपति जी आपने क्या पिक किया? या मुझे देखिए दोनों कॉन्ट्रा कॉल सेटअप है। मुझे लगता है जहां पे करेक्शन खत्म है वहां पे एक जो आप रिलीफ रैली प्ले आप कह सकते हैं। तो पहला पिक रहेगा एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस रहेगा 1099 का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1135 1140। तो मुझे लगता है आज एक्सिस बैंक पे एक रिलीफ रैली प्ले है। सेकंड बाय कॉल रहेगा सॉरी, टीसीएस पे। टीसीएस अगर आप डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, और ये डाइवर्जेंस यानी यहाँ से एक जो स्विंग आएगा टीसीएस में वो रहेगा करीबन 3220 से लेके 3250। सो टीसीएस बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3130। ओके, चलिए बात करते हैं एंजल वन की, जिसमें नतीजों के बाद अच्छी तेज़ी है। हालांकि पहली तिमाही में एंजल वन के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा नहीं और उसके बाद एक अच्छे मूव्स रहे हैं। और आज सुबह जेन स्ट्रीट को सेबी से दोबारा ट्रेडिंग की मंजूरी के बाद कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में वैसी थोड़ी सी तेज़ी है। हमारे साथ एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंगे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमरीश जी, गुड मॉर्निंग। पहली बार आपसे बात हो रही है, अब तक मैं ठक्कर जी से बात करता था, लेकिन होपफुली आपसे भी ऐसे आगे हम नंबर्स के बाद कॉन्स्टेंटली बात करेंगे, ताकि एक इंडस्ट्री के बारे में एक हमको थोड़ा सा व्यू मिलता रहे। आपने जब आपकी कंपनी ने जब पिछली बार बात की थी तो ये कहा था कि 18 से 20% के करीब टॉप लाइन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना मतलब डिप आया नहीं एटलीस्ट इस क्वार्टर में। तो क्या ये मान के चलें कि वर्स्ट इज़ ओवर आपके लिए? अनुज जी, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आई नो आप दिनेश जी से बात करते हैं, बट फ्यूचर में भी आपसे बात होती रहेगी। पुराने क्वार्टर में भी हमने बोला था कि हम लोग थोड़ा बॉटम आउट कर रहे हैं उस क्वार्टर में, और हम लोग एज ऊपर देखेंगे तो बेटर हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर। और वो इस बार हुआ। 8% हमारे ग्रोस रेवेन्यूज बेहतर हुए पिछले क्वार्टर से, Q4 से। ऑल्सो अगर आप एडजस्टेड बेसिस, नॉर्मलाइज बेसिस पे देखिए, राइट, लास्ट क्वार्टर में हमारा एक 64 करोड़ का स्पेशल हमने रिलीफ लिया था वेरिएबल पे का, वो इस क्वार्टर में नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करें, और अगर आप आईपीएल एक्सपेंस नॉर्मलाइज करें, वो दोनों अगर आप नॉर्मलाइज करें, तो इस बार अगर आप इबिडा देखें, हमारा क्वार्टर ओवर क्वार्टर 30% बेटर है। हमारा पैट जो है नॉर्मलाइज्ड, वो 26% बेटर है। सो हमको लगता है कि वर्स ओवर तो हुआ है, लेकिन दूसरी चीज अनुज जी, जैसा आप जानते हैं कि मैक्रो साथ में होना चाहिए। अब ये लास्ट कुछ महीनों से परफेक्ट स्टॉर्म रहा है। थोड़े ऑफकोर्स रेगुलेटरी चेंजेस रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हैं आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन आपने देखा कि थोड़ा पाकिस्तान एस्केलेशन हुआ, टैरिफ्स वाली बात हुई, ईरान में हुआ चीज़ें, उन सब से इम्पैक्ट होता है। बट मेरी ये माय होप इज कि आगे बेहतर रहेगा, और फिर चीज़ें बेटर होती जाएंगी एंजल वन के लिए भी और ओवरऑल मार्केट के लिए भी। ओके, अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा का पूरा जेन स्ट्रीट वाला मामला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब एक मार्केट को रिस्क था कि अगर वो लंबे टाइम तक बाहर रहे तो कहीं वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट ना आए, और वॉल्यूम्स पे हमने इम्पैक्ट देखा भी है। हालांकि उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि मार्केट खुद काफ़ी वॉलेटाइल हो गया था, या काफ़ी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ गया था। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अनुज जी, आप भी जानते हैं कि जेन स्ट्रीट एक प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन केवल एक ही प्लेयर इंडिया के मार्केट को नहीं बनाता है। और कई बार एफपीआई बहुत इंपॉर्टेंट, बट केवल वो ये मार्केट नहीं बनाते, हमारे पास डीआईआई भी हैं। तो उसका शॉर्ट टर्म आई थिंक काफ़ी थोड़ा शॉक लगता है सिस्टम को, और आपने देखा भी कि वॉल्यूम्स कम हुए। बट लॉन्ग टर्म आई थिंक भारत जैसा देश, वो एक प्लेयर की वजह से वो मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और मैंने वो रिकवरी देखा भी है। इसके पहले ये आया ऑर्डर की जेन स्ट्रीट वापस आ सकता है, लेकिन उसके पहले भी मैंने कुछ थोड़ा रिकवरी देखा है अपने सॉर्ट ऑफ मार्केट में एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स में। तो मेरी होप ये है कि लॉन्ग टर्म जो हमारा
स्तंभ हैं वो वैसे के वैसे हैं, हमारा मैक्रो अच्छा रहा है। अब आप अगर 5 साल देखें, 16,000 करोड़ से 70,000 करोड़ चला गया रिटेल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसमें मार्केट कैप में जो शेयर है रिटेल का। तो वो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वैसा का वैसा है, हमारा जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो जो सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रही है और ग्रो कर रही है। सो वो सब मैक्रो इंटैक्ट है। तो नेक्स्ट 3 से 5 साल बहुत ही अच्छे मुझे लगता है होने वाले हैं। एक आध महीने इधर उधर चीज़ें होंगी, बट आई थिंक ये भी रिकवर हो जाएगा। और हमारी कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी, आप बात करते आए हैं, हम लोग तो हम लोगों ने काफ़ी ऊपर नीचे देखा है, हम देखते हैं कि मैक्रो बहुत मैटर करता है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अच्छा अमरीश जी, ये वीकली एक्सपायरीज ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट्स में लेके आ रही थी, नए नए ट्रेडर्स को। भाई आपने करियर में बीकॉम एमकॉम पूरा कर लिया, आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करते थे। बट इन वीकली एक्सपायरीज का ट्रिम होना, यहाँ पे एक्टिविटी कम होना, इसका क्लाइंट एक्विजिशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? और एक और चीज़, इसी प्रश्न का अपना दूसरा भाग रखूंगा, जो आपका मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग सेगमेंट है वो कैसे ग्रो कर रहा है इस वक्त? वीरू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अगर आप एफएनओ में देखिए, आपने ये जो ट्रेडिंग है वो देखिए, जो एक्सपायरी जो चेंज है उससे फर्क तो पड़ा है, आपने भी देखा, बट उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत और भी चीज़ें हुई। जैसे मैं अनुज जी से कह रहा था कि बहुत सारे मार्केट चेंजेस भी हुए और उसकी वजह से उसको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल है। बट जहाँ तक मार्जिन ट्रेडिंग का सवाल है, हमने ये बताया भी कि हमारी जो मार्जिन जो क्लाइंट लेंडिंग जो कर रहे हैं हम, इसके लिए जो क्लाइंट बुक जो है वो हमारी ईयर ओवर ईयर 40% बढ़ी है। और एंड ऑफ क्वार्टर में वो करीब करीब 4700 करोड़ पे थी और एवरेज करीब 4200 करोड़ था लास्ट क्वार्टर। सो वो बुक बढ़ रही है ईयर ओवर ईयर। अगर आप देखें, हमारा मार्केट शेयर भी डिफरेंट सेगमेंट्स में वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी सॉलिड है जो मार्केट, जिस तरह से ओवरऑल मैक्रो है। एंड एफएनओ की बात करें तो हमारा जो एफएनओ हमारा जो पूरा ग्रॉस रेवेन्यू है, उसमें एफएनओ ब्रोकिंग जो है वो करीब 45% है। तो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा होगी, बट वो 45% ही है उसमें। तो जब एक्सपायरी से जो फर्क पड़ा वो फर्क तो पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक इन्वेस्टर्स विल एडजस्ट टू इट। और उनका वॉलेट तो कहीं नहीं गया है, मैक्रो कहीं नहीं गया है। सो व्हाट दे वांट टू इन्वेस्ट इन, हाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इन, वो आई थिंक जनरली आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। बिल्कुल। और वो अच्छा, एक चीज़ विजिबल भी है अमरीश जी, यहाँ पर आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, वर्टिकल जो है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। एयूएम में अगर आप देखें तो सीक्वेंशली करीब 33% का उछाल है। यहाँ कैसी ग्रोथ देख रहे हैं? क्या ये ट्रेंड कायम रहेगा? सॉरी, आपका लास्ट में सुनाई नहीं दिया मुझे थोड़ा सा। इसमें सीक्वेंशली लगभग 33% की ग्रोथ है यूएम में। यहाँ पे कैसा रुझान देख रहे हैं अगले क्वार्टर्स में आप? आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। आप अगर देखें तो ये 5,000 करोड़ का से ज़्यादा का एयूएम हो गया है। और वही जो जो इन्वेस्टर्स दे है, उनका डिफरेंट नीड स्टेट्स होती हैं। एक जगह वो एफएनओ में करेंगे, फिर बाद में कई बार वो ग्रेजुएट कर जाएंगे इनटू ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स, बट कुछ लोग वेल्थ में जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा देख रहे हैं हम ग्रोथ, और आई थिंक आगे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी लगती है उस बिजनेस में, वेल्थ मैनेजमेंट में। अगेन आपको जैसा पता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट चीज़ों में करते हैं, बट जो एचएनआई और यूएचएनआई सेगमेंट है वो काफ़ी बढ़ रहा है और उनको उससे फ़ायदा भी मिल रहा है। और जिनके पास टाइम नहीं है वो कहते हैं ठीक है, हमें भी वेल्थ मैनेजमेंट मिल जाए तो हमें अच्छा अच्छा उसमें लगता है कि ग्रोथ होगा। देखिए, एक चीज़ इस इंडस्ट्री में अमरीश जी, एक ही एसेट होता है, और वो होता है आपके लोग एट द एंड ऑफ द डे, सर्विस इंडस्ट्री में। और इस बार आपके नंबर्स में एक इम्पैक्ट आया, वो जो ईसॉप कॉस्ट का जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। और मैं क्या ये अब एक कांस्टेंट फीचर रहेगा, जो मतलब अगले कुछ क्वार्टर्स में क्या ये मान के चलें कि ये एक्सपेंस बढ़ने वाला है? आई थिंक ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक उसमें कोई ट्रेंड मैं नहीं देना चाहता हूँ। जो एक्सपेंस है वो ईसॉप एक्सपेंस वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। जैसा कि आपने कहा, अगर हम लोग एक्चुअली अपने को सर्विस इंडस्ट्री नहीं मानते पूरी तरह से, बिकॉज हम लोग तो पूरा प्रोडक्ट भी है हमारे पास। तो हम लोग जो हायर कर रहे हैं ऑल्सो, जिनको हम जो अच्छे लोग हैं उनको हम लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दे रहे हैं, तो वो तो है, तो उसकी वजह से आपने कॉस्ट देखा है। बट ऐसा कोई ट्रेंड आपको नहीं इसमें मानना चाहिए। हमको जैसी ज़रूरत पड़ेगी, कभी हायर करना है, टैलेंट जो अवेलेबल है वो हम करेंगे और उनको लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स देंगे। बट ऐसा कोई ट्रेंड नहीं लेना चाहिए इस समय।
ऑल राइट अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी होपफुली आपसे हम बात करेंगे और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में और आपकी कंपनी के बारे में वो जानेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है, कोई पिक है क्या यहाँ पर? जी नहीं, मैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बिकॉज वी आर एट अ लेवल जहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर है। मार्केट में रिटेल लेवल पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई है। तो जब ये थोड़ा सा कम होगा कोई अनसर्टिनिटी के कारण, तब जो जैसे कि आपने बताया एंजल वन है या 360 वन वेल्थ है या ऐसे कोई स्टॉक्स में हमने बीच में लिया था फरवरी में 360 वन वेल्थ। बहुत ही जल्दी से वो 25-30% रिटर्न देके गया, तो वी हैव एग्जिटेड आउट ऑफ इट। बट बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये भी एक सिक्लिकल बिजनेस है। जब साइकिल खराब हो तब लेना चाहिए, ना कि जब साइकिल एकदम बढ़िया हो। ऑफकोर्स ये जेन स्ट्रीट का जो मामला था उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट डगमगाया था ये सेक्टर के लिए, बट अभी वापस रिस्टोर हो गया बहुत ही जल्दी। अच्छा पराग जी, ये एटर्नल के नंबर्स आपने देखे हैं, भले ही आप निवेशित हो या ना हो, बट न्यू एज स्टॉक्स में इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। आप नायका को देखिए, आप एटर्नल को देखिए, स्विगी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। अभी आपकी हाल फिलहाल अगर आपने इनके नंबर्स को देखा हो, आपका कोई विचार बन रहा है इस स्पेस में कुछ एक्सपोजर के लिए? आपका टेक क्या है इस पर? जी नहीं, मैं कैश फ्लो की और मार्केट कैप की कंपैरिजन हमेशा देखता हूँ। तो आप देखिए अभी इंटरनल का मार्केट कैप हो चुका है 2,70,000 करोड़ के ऊपर। और लास्ट क्वार्टर का एबिटा 115 करोड़ था। ऑफ कोर्स आई थिंक सीईओ ने ये बताया कि मार्जिन हैव बॉटम्ड आउट और ब्लिंकिट जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और उससे मार्जिन भी एक्सपेंशन होगा और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है। बट आई वुड लाइक टू से कि हमारा फोकस ज़्यादा करके, मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो पोर्टफोलियो के कोर स्टॉक्स है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, डीएलएफ है। और हम जैसे कि लास्ट 6 महीने में हमने सबसे ज़्यादा जो अल्फा जनरेट हुआ वो सीमेंट स्टॉक्स के कारण हुआ। तो बेसिकली आई बिलीव इन कोर कैश फ्लो, कोर अर्निंग्स। तो ये सेक्टर जो है वो मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर जा चुका है कि मार्केट कैप आपका देखो और सामने कैश फ्लो देखो तो कोई हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। बट ऑफ कोर्स द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी ह्यूज, सो पीपल आर बेटिंग ऑन इट। तो मैं ये न्यू एज बिजनेस इसमें मेरा ये डिस्क्लोजर भी है कि मैं इसमें कोई इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, एटलीस्ट ये भाव में। ओके चलिए, शुक्रिया आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पराग जी, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। ओके एक्चुअली सॉरी पराग जी, एक सवाल रह गया था आपसे, अगर हैं पराग जी हैं क्या हमारे साथ? ये तो आपने कोई स्टॉक ऐड किया है क्या रिसेंटली, और रिलायंस पर क्या व्यू होगा कल के वो नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया उस पर? बेसिकली रिलायंस के नंबर्स जो है उसमें लोगों को 3 से 4% इबिटा डिसअपॉइंटमेंट दिखा है। लेकिन उसका एक कारण था कि रिफाइनिंग में शटडाउन था और रिटेल में ये क्वार्टर सबका ही ठंडा गया है, बिकॉज एक तो समर था और फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो गया था। तो मेरे हिसाब से रिटेल शुड फायर बैक आफ्टर द फेस्टिव सीजन विच इज स्टार्टिंग आफ्टर 15 डेज। और रिफाइनिंग में भी इस बार कोई शटडाउन नहीं है, तो यहाँ से इंप्रूवमेंट ही होनी चाहिए। प्लस डिजिटल बिजनेस में जहाँ पे 18,000 करोड़ का एबिटा आया है और वो बहुत ही काफी अच्छा एबिटा था, 20% ग्रोथ था, और वहां पे तो वो जर्नी चालू ही है। तो मेरे हिसाब से 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको 1,40,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से रिलायंस इज अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रा बाय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का सेटअप इस समय कैसा लग रहा है। सुशील जी गुड मॉर्निंग, शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया आज हमारे साथ। पहले काम करें, पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लें, निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय। यहाँ पर आपकी बिग कॉल क्या होगी, किन सेक्टर पर या किन स्टॉक पर आप दांव लगाएंगे? करीब करीब हर एक ही सेक्टर में हमारे पास कुछ ना कुछ 1, 2, 3 स्टॉक्स लेने के लिए है, और हमेशा आप बैंक निफ्टी से और निफ्टी से बात शुरू करते हैं और मैं बचने की कोशिश करता हूं। आज आपने मुझे सीधे स्टॉक्स का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। और इस बात को थोड़ा सा रीएम्फसाइज करूं, कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि इंडेक्स लुटेरी हो जाती है, वो दोनों तरफ पैसे लूटने की कोशिश करती है, तो इंडेक्स से बच के स्टॉक्स में काम करने का सीजन अभी भी लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए अनुज, डिफेंस में जो हमने मार्च में तेजी पकड़ी और टॉप पे हमने एग्जिट लिया, उस वक्त हमने बहुत अग्रेसिव लाइन का इस्तेमाल किया था कि डिफेंस के स्टॉक्स डिफेंस लेस हो जाएंगे। तो मैं अब उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं। कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक्स और गार्डन रीच पे हमने अपने क्लाइंट्स को अब
यहां से डबल हो जाने का कॉल दिया है। डबल 1 मिनट में नहीं हो जाएंगे। कोचिन शिपयार्ड 1900 के ऊपर चलेगी तो बाई ट्रिगर होगा। माझगांव डॉक्स 3100 के ऊपर चलेगा तो बाई ट्रिगर होगा। और गार्डन रीच 2700 के ऊपर चलेगी तो बाई ट्रिगर होगा। चूंकि ये बहुत फास्ट और वॉलेटाइल मूव्स हैं, 3 से 6 महीने में अगर डबल होने की हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉसेस भी रखने पड़ेंगे। तो रीसेंट करेक्शन का जो भी लोएस्ट पॉइंट है आप उसे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो ये डिफेंस के 3 स्टॉक्स जिनमें इस तरह के खूंखार बाजार में भी, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ थप्पड़ मार के पैसे छीन रही है, अगर डबल हो जाने वाले लार्ज लिक्विड स्टॉक्स मिले तो उन पे ध्यान देना उचित लगता है। फिर अगर मैं आऊं नेक्स्ट आईटी पे, जो चारों तरफ कंसेंसस मचा हुआ है कि आईटी परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो सब क्या है ना, कन्फर्मिस्ट क्राउड है। ये जो रनिंग न्यूज है, रनिंग एटमॉस्फेयर को कंफर्म करना एक सेफ ओपिनियन मेकिंग है। सेफ ओपिनियन से पैसे नहीं बनते हैं। रिस्क एस्ट्यूट ओपिनियंस को, पैसे को, कैपिटल को दांव पे लगाना पड़ेगा। बहुत सीरियस पैटर्न्स आ चुके हैं। अगर स्क्रीन पे ये चार्ट को पीसीआर दिखाने का मेरा अनुरोध अगर मान ले, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, अब इनमें एक लॉन्गर टर्म बुल घुस चुका है अंदर। और अगर आज ये स्क्रीन पे जो टेक महिंद्रा की चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, अभी 1566 का भाव है। हमारी प्रोजेक्शन 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक तो 2800, 2900, 3000 तक भी जाती है। तो अगला पड़ाव भी अगर 50% ऊपर का है, और एचसीएल टेक भी जो इसके बगल में चार्ट है, अगला पड़ाव इसमें 2150, 2200 का है। तो आप विप्रो और टीसीएस से ऑब्सेस्ड होके बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा। चाहे वो एलटीआईएम, एलटीटीएस, एम्फेसिस, बीएफएल, इन स्टॉक्स पे जो हमने मोटी तेजी पकड़ी हुई है, और उस पर और भी हम सौदे को एक्सपैंड करेंगे तो साथ में ये दो भी जुड़ गए। इन्फोसिस थोड़ा हेजिटेंट रहेगा, टीसीएस डाउटफुल है, विप्रो का पता नहीं क्या हो रहा है। बट ब्रॉडली अगर मैं सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को प्लॉट करूं तो, और अगर आप मेरे कोई सवाल पूछोगे बचे हुए 6 महीने में इस साल के कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, तो मुझे लगता है वो आईटी के स्टॉक्स करेंगे। कंप्लीटली अंडर क्राउडेड ट्रेड है। ठीक है, अंडर क्राउडेड नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ कि एक सेकंड, ये जो आपने डिफेंस स्टॉक्स बोला, आपने क्या बोला, डबल हो जाएंगे इसी साल, मतलब अगले कुछ महीने में? एफ&ओ के स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। हाँ, तो डिफेंस के स्टॉक्स इसी तरह चलते हैं। मार्च से लेकर अभी तक जो ऊपर तक आया था भाव, उसमें भी 3 महीने में खूंखार रिटर्न दे दी। और अब उसी का अगर एक और रेप्लिका करंट लेवल से प्ले कर जाए तो वापस यहां से कोई तीनों शिप बिल्डिंग, पूरे के पूरे डिफेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन 3 में सिग्नल लग रहा है। तो डिफेंस के स्टॉक्स इसी तरीके से चलते हैं। क्या पता क्या बड़े ऑर्डर्स आएंगे, क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा तो हम तो खेलेंगे। और इसको फोरकास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, उसको पोटेंशियल समझ के चलना है कि भाई डबल होने तक की जगह है, शांति से सौदा पकड़ के बैठो, ज्यादा इन आउट करने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप इस पे, थोड़ा सा मतलब लंबा टाइम का व्यू लेके चलने की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सा पोजिशनल व्यू की बात होगी इस पर। आपकी आवाज काफी कट रही है अनुज। मैं कह रहा हूं तो इस पे, मतलब इसको आप ट्रेडिंग की तरह से नहीं दाम लगाएंगे, इस पे आप थोड़ा सा पोजिशनल दाम लगाने के मूड में इन स्टॉक्स पर। हाँ, मतलब ये जो जिस तरह से जो बिल्कुल ये जो रेस के दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, इनको शादी की बारातों में नचा के ट्रेडिंग वाला काम नहीं करना चाहिए। शादी की बारात में नाचने वाले घोड़े अलग होते हैं, ये रेस के घोड़े हैं। डबल हो जाए या आईटी के स्टॉक्स 50% बढ़ जाएं, तो रेस के घोड़ों को शादी की बारात में नहीं नचाना चाहिए। शादी की बारात में तो सर घोड़े नहीं नाचते, घोड़ियां नाचती है ना वैसे, तो मैंने सुना है। ये तो मतलब वो बिल्कुल, और डर्बी की रेस में घोड़े भागते हैं वैसे, सुशील जी। वैसे जस्ट एक थोड़ा सा, एक सिंस आपने बात की तो थोड़ा सा उसको करेक्ट करने के लिए, वो क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये एनालॉजी यूज़ की है ना, तो एक बार ऐसी मेरी बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त से, उसने कहा कि नहीं मैं शादी पे घोड़े पे नहीं बैठूंगा। तो उसके पापा ने कहा कि घोड़े पे नहीं बैठना तो गधे पे बैठ जा, लेकिन जो भी करना है शादी कर। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बात हो गई डिफेंस स्टॉक्स की, आईटी की आपने बात कर ली, कोई और सेक्टर और स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, हमने आपसे रियल एस्टेट के स्टॉक्स में 3 महीने पहले बात की थी कि बहुत बड़ी मूव उनमें है। डीएलएफ की 1150 की हमने बात की थी, बीच में हमने एक पॉइंट पे टेक प्रॉफिट किया। वो टेक प्रॉफिट के बाद जो करेक्शन मटेरियलाइज होके अब डीएलएफ में वापस बाइंग का सेटअप आ गया। 1150 की चल डीएलएफ में। अगर फार्मा में भी हम थोड़े हेजिटेंट बीच में थे, तो अब आपको सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में भी अगर 30% की अपमूव आ जाए, या एफएमसीजी के अंदर जो आईटीसी पे हम बात ही नहीं करते थे, एफएमसीजी में 17-18% आईटीसी भी बढ़ ले, तो अगर एफएमसीजी के अंदर छोटे स्टॉक्स में हम जाते हैं
तो कावेरी सीड्स हो सकता है यहाँ से 60-70% बढ़ जाए। सारे के सारे स्टॉक्स हम पहले अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, हमारा धर्म उनके प्रति है, और जो रिसर्च हम इंटरनली पब्लिश कर चुके होते हैं वही पब्लिक कंजम्पशन में ला सकते हैं। कोई नई बात आपसे करना हमारी कंप्लायंस में अलाउड नहीं है हमें, तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। तो कावेरी सीड्स अब हमने एक नया बाई ऐड किया। अब हिंदुस्तान लीवर हम पकड़ के बैठे रहेंगे, एशियन पेंट्स में थोड़ा पुल बैक आ गया तो वापस एशियन पेंट्स और ले लो। लगता है 3200 की चाल आएगी, भले लॉन्ग टर्म बुल मार्केट नहीं है एशियन पेंट्स में, पर जो डीप करेक्शन कई साल का ये दे चुका है, खाली उसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक रेक्टिफिकेशनल मूव भी अगर 3200 तक ले जाए एशियन पेंट्स को वापस, तो नीचे के भाव से 50% की रिटर्न हो जाती है। अब ऑटोस के अंदर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो हर डिप में लेने का है। हम इसको अगले 6-8 महीने में क्या भाव ऊपर के हो जाएंगे अगर मैं बोलूं तो वो थोड़ी सी बात आपको ज्यादा अग्रेसिव लगेगी, तो इसलिए हम पकड़ के बैठेंगे और जब जब कोई करेक्शन आएगा तो हम ये दोनों ऑटो के स्टॉक्स भी लेंगे। हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स के अंदर में हमने नया एडिशंस करना शुरू किया है। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक्स, अगर मैं बहुत डीप स्कैन करता हूं टॉप 500 स्टॉक्स का, शॉर्ट सेल करने का कोई एक चार्ट ढंग का क्वालिटी चार्ट मिलता है तो 5 चार्ट अभी भी लॉन्ग करने के मिलते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी आपके कुछ मित्र होते हैं जो शक्ल तो एकदम गरीबों वाली बना के रखेंगे, तो पैसा उनके पास मोटा होता है। तो निफ्टी भी अभी वही छद्म रच रही है, चेहरे पे निफ्टी गरीबी दिखा रही है, परेशानी दिखा रही है, पर अंदर अंदर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो निफ्टी को लेकर के हम ऑब्सेस्ड हो जाएं कि उसमें खतरा है, कभी भी 21,000 हो सकती, वो जब आएगी चाल हमारे सामने आएगी, पर अभी तो स्टॉक्स ले लेके पैसे कमाने का टाइम है। तो स्टॉक्स ही लीजिए। मीडिया के स्टॉक्स में अगर एनडीटीवी में ब्रेकआउट आ रहा है या आपके सन टीवी में वापस यहां से 30-40% बढ़ जाएगा, तो हर सेक्टर में 2-2-3-3 स्टॉक्स लगातार लेके ही कमाने के दिखते हैं। शॉर्ट सेलिंग, अब एपीएल अपोलो में हमने आपके यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात की, ठीक है, घट गया 10-12%, अब वापस उसकी चार्ट लगती है कि नया हाई बन जाए, ब्रेकआउट आना चाहिए जो डाउन ट्रेंड लाइन है उससे। तो शॉर्ट सेलिंग में 10-12% कमाने को मुश्किल से मिलता है, और लॉन्ग के सौदे में 40-40%, 50% की चाल वाली चार्ट्स मिलती है। तो इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही ढूंढ ढूंढ के और बड़ी बड़ी चाल में छोटा एक्सपोजर लें, रातों रात पैसा कमाने की कोशिश ना करें। तो बाजार में अभी भी लॉन्ग साइड में पैसा ज्यादा दिखता है मुझे। ओके, बाजार में भी लॉन्ग साइड में ज़्यादा पैसा दिखता है आपको। वैसे सुशील जी, मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मतलब शक्ल गरीबों वाली दिखाए और अमीर हो। जो शक्ल में दिखता है सब ज़्यादातर वही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई इंटरेस्टिंग डार्क हॉर्स जो आपको लग रहा हो यहाँ पर, एक स्टॉक जिस पर दांव लगाया जा सकता है, एक स्टॉक? नहीं, ये सारे के सारे देखिए डार्क स्टॉक, ये 50% हायर, 100% हायर, ये सारे डार्क स्टॉक्स। तो किसी एक के ऊपर में बिल्कुल से मैं बोलूं कि इसी पे दांव लगा दो, ये थोड़ा सा बायस वाली बात हो जाएगी, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। 8-9 स्टॉक्स, 4 मैंने आपको दे दिए, डबल हो जाने वाले 4 दे दिए, 50% बढ़ने वाले। इवन डीएलएफ जैसा स्टॉक लार्ज कैप 40% बढ़ेगा। तो सब व्हाइट हॉर्स पे पैसा लगाओ, डार्क हॉर्स खोजने की जरूरत क्या है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत हाँ। अच्छा, एक फटाफट, वैसे निफ्टी पे व्यू क्या है? आप ट्रेड की बात छोड़िए, लेकिन व्यू क्या है? आपकी आवाज कट रही है, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन। निफ्टी पे व्यू क्या है? निफ्टी पे व्यू क्या है? वैसे आप भले ट्रेड ना लेना चाहें, आप व्यू क्या है निफ्टी पर? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई पड़ रही। कोई नहीं सुशील जी, वैसे भी थोड़ा हमारा टाइम भी खत्म हुआ। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे। इस शो को समेटने का समय आया और श्रेया और कंचन आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। आपके भी दोस्त हैं क्या जो शक्ल से गरीब और वैसे अमीर हो? काफ़ी तो सारे हैं। एक काम करते हैं, सब शो को समेट लेते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे श्रेया के साथ।